जीवन में सामान्यतया दो तरह की सांस लेता है। एक तो नेचुरली ब्रीदिंग होती है और दूसरी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। नेचुरली ब्रीदिंग दो तरह से होती है। जब हम सो जाते हैं, विश्राम की अवस्था में होते हैं, उस समय नेचुरल ब्रीदिंग होती है। और जब हम जगते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उस समय आर्टिफिशियल ब्रीदिंग हम लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चा, जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जब तक हमें अपना सेंस नहीं होता है, उस समय हम नेचुरल ब्रीदिंग करते हैं। जैसे जैसे हमारा सेंस बढ़ता चला जाता है, हमारी नेचुरल ब्रीदिंग विलुप्त होती चली जाती है और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रारंभ हो जाती है। हम दिन में अधिकांशतः या तो एकदम गहरी लंबी सांस लेंगे, या तो गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, या जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है। और जिस समय हमारी नेचुरल ब्रीदिंग होती है, नेचुरल ब्रीदिंग हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और जागरूक बनाए रखने में सक्षम होती है। श्वास की जितनी भी गहराई होगी, वो गहराई हमारी नींद की गहराई में भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। नींद की गहराई बढ़ेगी तो नींद की लंबाई कम हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आप 8 घंटे सोते हैं और गहरी नींद लेते हैं तो आपकी 8 घंटे की नींद 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। परंतु यहाँ हम अपने शरीर को इस श्वास के माध्यम से जो ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा, वो चेतना हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से मिलती है। इस चेतना का हमें अपने जीवन में, अपने शरीर में किस तरह से उपयोग करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक महान योगी स्वामी राम, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है साइंस ऑफ ब्रेथ, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सांसों की गति, मति, ऊर्जा और संभावना पर संपूर्ण प्रकाश डाला है। स्वामी राम बचपन से ही हिमालय की गुफाओं में सांसों पर उन्होंने अप्रत्याशित प्रयोग किए और उन प्रयोगों को लेकर के एक दिन ही एक अमेरिकन प्रयोगशाला में पहुंच गए। और वो इतने बड़े योगी थे कि अपनी श्वास को, गति को रोक लेते थे। जब श्वास की गति रोक करके वो अपने ब्लड सर्कुलेशन को, भावनाओं को, संवेदनाओं को, इच्छाओं को संपूर्ण रूप से रोक लेते थे, तो उनका स्थिति मरण तुल्य हो जाती थी। यही स्थिति उन्होंने अमेरिकन प्रयोगशाला में भी की। तो जब उन्होंने अपनी सांस रोकी, उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, उनकी संवेदनाएं रुक गई, उनकी जो वाइब्रेशंस थी वो सारी रुक गई। तो वैज्ञानिकों ने जब टेस्ट किया तो उनको मृत घोषित कर दिया। परंतु ये एक ऐसा विज्ञान था जिसको देख करके वहाँ के वैज्ञानिक और डॉक्टर, चिकित्सक सब आश्चर्यचकित थे कि एक ऐसा योगी जिसने अपनी श्वासों को रोक करके संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को रोक दिया, और जैसे ही वो चेतना वापस आई, वैसे ही उनकी संपूर्ण शरीर की गतिविधि वापस शुरू हो गई। उसी समय से लोगों को ये पता चला कि जो भारतीय आध्यात्म है, भारतीय योग है, भारतीय दर्शन है, उसमें जीवंतता है। और ये जीवंतता ही भारतीय दर्शन को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है, एक ऐसी पहचान दिलाती है, जिस पहचान के कारण हमारे योग विज्ञान का, हमारे आध्यात्म का, हमारे दर्शन का एक स्थान है जो संपूर्ण मानवता के हित में है। स्वामी राम अपनी श्वासों से कहते थे कि हमारी श्वासों में आपका और संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है। आपकी श्वासों से शारीरिक और मानसिक कंट्रोल तो होता ही है, इसके साथ साथ आपके वाइब्रेशंस का, संभावनाओं का, आपकी संवेदनाओं का, इच्छाओं का, इनको सबको भी कंट्रोल करके आप अपने जीवन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मृत्यु को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने किया था। से खुशी के लिए मनुष्य पूरे जीवन इधर उधर भटकता रहता है, और उस खुशी को पाने के लिए वो खुशी कैसी है, कहाँ है, उसका स्वरूप कैसा है, इसको वो कभी समझ नहीं पाता है। एक बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वो खुशी हमें मिलती है हमारे जीवन भर साथ में रहने वाली एक चीज से। वो जीवन भर साथ में कौन सी चीज रहती है? हमारी श्वास। श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जो इस शरीर से नाता जोड़े रहती है, और दूसरी कोई भी चीज जीवन भर हमारे साथ नहीं रहती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे कान हैं, हमारी नाक है, हमारी आँख है, हमारी जीवा है, हमारी त्वचा है, और तथा जन्नेन्द्रिय, इन
इंद्रियों के माध्यम से हमें तमाम तरह के भौतिक सुखों का ज्ञान होता है, हम बाह्य जगत का संज्ञान लेते हैं, परंतु इन इंद्रियों का ज्ञान हमारे उस ज्ञान के आगे बिल्कुल फीका है जो हमें श्वासों के माध्यम से मिलता है। ये श्वास जितनी जितनी बड़ी होती चली जाती है उतना ही जीवन का आयाम बढ़ता चला जाता है और एक नई दिशा और दशा पैदा हो जाती है। जैसे मनुष्य 12 से 15 श्वास लेता है तो उसका जीवन 70 से 80 या 100 वर्ष का होता है। वहीं पर एक कछुआ जो 1 मिनट में 6 बार श्वास लेता है उसकी आयु 400 से 500 वर्ष तक अनुमानित होती है। यहाँ पर एक जीव ऐसा भी है, कुत्ता, जो 1 मिनट में 28 बार श्वास लेता है तो उसका जीवन 10 से 12 वर्ष का होता है। कहने का मतलब जितनी जितनी श्वास की नियंत्रण होता चला जाएगा, श्वास पर हम नियंत्रण पाते चले जाएंगे, उतना ही हम अधिक संवेदनशील और संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान के प्रति जागरूक होते चले जाएंगे। इन बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से हमें जो कुछ भी हासिल होता है वो हमारे जीवन के किसी भी काम का नहीं है, परंतु श्वास छोटी होते होते हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारे अंतर जगत के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कुत्ता है, उसके सूंघने की जो शक्ति है वो मनुष्य से कई गुना अधिक है। कुत्ता उन वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है और उन वाइब्रेशंस के सारे वो अपराधियों तक भी पहुंच जाता है या उस गंतव्य तक भी पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। इसी तरह से एक योगी जो अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने जीवन के संपूर्ण रहस्य को समझ लेता है और समझ करके वो अपने जीवन को बहुत दीर्घ आयामी, बहुआयामी तथा एक रहस्य संपन्न बना लेता है। गहरी लंबी सांस का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इससे हमारा मन शांत होता है, चेहरे पर दिव्यता, माधुर्य, गंभीरता प्रदर्शित होती है। स्वामी विवेकानंद जिस ध्यान की बात करते थे वो ध्यान नाड़ी शोधन प्राणायाम था, जो 4-16-8 या दूसरे शब्दों में 1-4-2 के अनुपात में संपन्न किया जाता था। एक संख्या गिनती तक, पूरक, 4 गिनती तक अंतःकुंभक और 2 गिनती तक रेचक। इस तरह की प्रक्रिया ये शास्त्र सम्मत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ब्लड में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फैट को एनर्जी में बदलता है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ऊतकों तक नहीं पहुंच पाती है, सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है तो परिणाम क्या होता है, हमारा शरीर सुस्त पड़ने लगता है, निर्जीव जैसा होने लगता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां शून्य पड़ने लगती हैं, हमारी स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इससे सैकड़ों तरह की बीमारियां स्वतः जन्म लेती हैं। हमारे सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बहुत आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल हो जाएगी तो हमारे शरीर का जो आंतरिक संरचनात्मक कार्य है वो व्यवधान पड़ेगा, परंतु इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने लेवल से कम हो जाए। ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर निर्भर करती है, तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होती है, वो ब्लड में घुल करके हमारे हृदय के माध्यम से, सांसों के माध्यम से बाहर निस्सृत हो जाती है, रेचन हो जाती है। ऊर्जा की कमी से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल में कम होती चली जाती है और ऑक्सीजन की कमी से माइटोकॉन्ड्रिया जब कम हो जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं। जब कोशिकाएं मरने लगती हैं तो हमारा जीवन निर्जीव सा होने लगता है, तमाम तरह के रोगों का जन्म होने लगता है। इससे हमारा संपूर्ण तंत्रिका तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। ऑक्सीजन की समुचित तंत्रिका तंत्र में उपस्थिति के चलते हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, यह 20% ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड ये हमारे संपूर्ण अस्तित्व का केवल 2% होता है। यहाँ पर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और हमारी शारीरिक गतिविधि ऊर्जा प्रगति होती चली जाती है। हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। हृदय की जो धड़कन है उसको 72 बीट प्रति मिनट होना चाहिए, 70 से 72 बीट प्रति मिनट होना चाहिए। इससे अधिक जब धड़कन बढ़ती है तो वो रोग का कारण बनती है। रोग का कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण बनती है अथवा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण बनती है। इससे हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है और ये स्ट्रेस ही हमारे वायु मार्ग में सूजन का कार्य करता है। हमारे वायु मार्ग में स्वेलिंग बढ़ती है, जिस स्वेलिंग के बढ़ने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है तो हमारे ब्लड शुगर की मात्रा को प्रयोग करने लगता है, जिससे हम डायबिटिक हो जाते हैं। विचार भावनाएं सब कुछ सांसों पर निर्भर करती हैं। नाक से धीमी लयबद्ध सांस लेकर के रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके अगर हम सांस की गहराई को और ज़्यादा गहरा कर दें तो हमारे जीवन को इससे अभूतपूर्व लाभ होते हैं और हम तमाम तरह की बीमारियों से, रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने पर चेस्ट के नीचे का हिस्सा फैलता है, हमारे सीने का जो नीचे का हिस्सा फैलता है, और जब हम गलत तरीके से सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट के ऊपर का हिस्सा फैलता है। इस तरह से हमारे शरीर में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने पर ब्लड का पीएच मान बढ़ जाता है और समस्याएं यहीं से पैदा हो जाती हैं। इसलिए पीएच मान ब्लड का न बढ़े, इसके लिए हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए गहरी लंबी सांसें लेकर के हम अपने शरीर के आंतरिक क्रियाकलापों को तो नियंत्रित करते ही हैं। हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा मन जिसको चंद्रमा भी कहा गया है, चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्य हो जाए थे, चंद्रमा जिसको मन भी कहा गया है, पर हम नियंत्रण पा लेते हैं और धीरे धीरे हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की, वो एकदम निश्चित स्थिति में आ जाती है, जो हमें तमाम तरह के रोगों से दूर रखती है, बचाव करती है, संरक्षण करती है और संक्रमण से हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। हम रोगों से बचे रहते हैं, संघातक और संक्रामक रोगों से। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, रीढ़ को सीधा रखते हुए 24 घंटे श्वास जो आपके जीवन का हिस्सा है, जब भी ध्यान आवे तो इस श्वास पर ध्यान रखें। ये श्वास ही आपको, इस जीवन को बहुत दूर तक भी ले जा सकती है और आपके जीवन का खात्मा भी कर सकती है। तो श्वासों की गहराई के संबंध में आज बात यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्तम अभिवादन।